आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आता हूं। तो आज का टॉपिक है पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम जो टेस्ट आज पढ़ने वाले हैं वो होगा एफ टेस्ट। तो हमने नोट किया हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे जो एफ होता है वो स्टैटिस्टिक होती है, तो उस स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड जो भी हमारे टेस्ट होंगे वो पैरामेट्रिक टेस्ट यहाँ पे कहलाएंगे। तो अब पैरामेट्रिक टेस्ट इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएंस की टेस्टिंग करेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट की टेस्टिंग करते हैं और सेवरल मीन्स की टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मीन, वेरिएंस और कोरिलेशन की बात हो रही है, तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं। तो हम पैरामीटर्स को टेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसलिए एफ़ की जो एप्लीकेशंस होंगी वो सारी क्या होंगी, पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होंगी। तो जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी पहली एप्लीकेशन है टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएंसेस। तो ये हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए टेस्ट इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस को कंपेयर कर रहे हैं। हमने देखा था जब हम दो पॉपुलेशन मीन्स को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम टी टेस्ट यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक अजम्पशन हम ये मान के चलते हैं कि जो पॉपुलेशन वेरिएंसेस हैं वो अननोन है लेकिन इक्वल हैं। तो अब क्या हो सकता है, उन पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो पॉपुलेशंस हैं हमारे पास, उन पॉपुलेशंस का वेरिएंस इक्वल हो सकता है और अनइक्वल हो सकता है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसी इन्फॉर्मेशन को अगर हम इस टेस्ट के हेल्प से पहले चेक कर लें कि वेरिएंसेस हमारे इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं, तो उसके बेसिस पे जो टी टेस्ट होगा वो हमारा रोबस्ट टेस्ट हो जाएगा। रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग टेस्ट हो जाएगा, तो उसकी जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी किसी नॉर्मल पॉपुलेशन, दो नॉर्मल पॉपुलेशंस के बीच में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें चेक करना होता है कि जो डेटा, जो सैंपल हमने लिए हुए हैं वो सैंपल हमारे सेम पॉपुलेशन से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उसे टेस्ट करने के लिए हम टी टेस्ट के साथ एफ टेस्ट भी यूज करते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए सपोज़ हमारे पास एक सैंपल का जो पॉपुलेशन है वो इस तरह की है और दूसरे सैंपल की जो पॉपुलेशन है वो सपोज़ इस तरह की है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मल है। ये पॉपुलेशन मेरी, इसका मीन μ1 है और इसका मीन सपोज़ μ2 है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो सैंपल हमने लिया है, एक सैंपल हमने इस पॉपुलेशन से लिया है, एक सैंपल इस पॉपुलेशन से लिया है, तो इन दोनों पॉपुलेशन यानी हमें चेक करना है कि ये दोनों पॉपुलेशंस इक्वल हैं या अलग अलग हैं। तो अब इक्वलिटी ऑफ पॉपुलेशंस के लिए हमें क्या देखना होगा, इनके मीन्स को देखना होगा कि ये क्या दोनों मीन्स इक्वल हैं और क्या इन दोनों का जो वेरिएंस है वो इक्वल है या नहीं है। तो इस तरह की इक्वलिटी, इस तरह का टेस्ट हमें, इस तरह की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, टी टेस्ट के साथ एफ टेस्ट भी यूज करते हैं। अब टी टेस्ट कहाँ पे यूज होगा, टी टेस्ट होगा इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। इसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, टी टेस्ट का यूज़ किया और इस हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, एफ टेस्ट की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, यानी हमें पता चलता है कि हमारे दोनों पॉपुलेशन वेरिएंसेस इक्वल हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, टी टेस्ट यूज करेंगे और टी टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि हमारे मीन्स इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। अब सपोज़ हमारा यहाँ पे एफ टेस्ट में जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गई और इसी तरह से टी टेस्ट में भी हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ये होगा कि ये दोनों पॉपुलेशन क्या हैं, आपस में आइडेंटिकल हैं। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एफ टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। तो अब कैसे इसको हम परफॉर्म करते हैं और क्या यहाँ पे एफ स्टैटिस्टिक होगी, हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आप इसको इजीली समझ पाएंगे कि क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं टेस्ट के और कैसे हम अपना प्रोसीजर
परफॉर्म करेंगे। इसमें हम क्रिटिकल वैल्यू की बात करेंगे, कैसे f की क्रिटिकल वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे f कैलकुलेट होता है, और कुछ प्रॉब्लम्स पे हम इस टेस्ट को अप्लाई भी करेंगे। तो आप बने रहेंगे पूरे वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हाइपोथेसिस यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगी इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएंसेस। तो एच नॉट यहाँ पे जो डिफाइन होगा, एच नॉट हमने डिफाइन कर लिया, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। दैट मीन्स द टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल। अब ये अंडरस्टूड है, जो सैंपल हम यहाँ पे लेंगे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एफ टेस्ट की भी दो बेसिक कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन, सैंपल साइज शुड बी स्मॉल, यानी जो पहली कंडीशन होगी n must be less than or equal to 30, and second condition is all sample observations belongs to normal population with mean mu and variance sigma square। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी। तो हम क्या करेंगे, वेरिएंस की इक्वलिटी को टेस्ट करने के लिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन या एफ टेस्ट का यूज करेंगे। तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। इस नल हाइपोथेसिस को कभी कभी इस तरह से भी हम नोट कर लेते हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में हमने इसे ले लिया। अब ये आपको पता है, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे तीन तरह की हो सकती है, जिसके बेसिस पे हमारा टेस्ट क्या होगा, तीन तरह के टेस्ट हमें मिलेंगे। तो ये वाला जो टेस्ट होगा, इस तरह की जब कंडीशन होगी तो ये टेस्ट हमारा कहलाएगा टू टेल टेस्ट। इसी तरह से अगर इस तरह की कंडीशन है, सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर, तो ये हमारा राइट टेल टेस्ट कहलाएगा। और इसी तरह से अगर सिग्मा 1 स्क्वायर लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर है, तो ये टेस्ट हमारा लेफ्ट टेल्ड टेस्ट कहलाएगा। तो तीन तरह के टेस्ट यहाँ पे हो सकते हैं। अब ये टेस्ट क्या होते हैं, किस तरह से हम इनका यूज करते हैं अपनी क्रिटिकल वैल्यूज़ में, ये हम अभी आगे देखेंगे। तो ये तो हमारी हाइपोथेसिस फॉर्मूलेशन है। अब हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं। उन दो पॉपुलेशन में से हमने इंडिपेंडेंट सैंपल्स ले लिए। एक सैंपल हमने फर्स्ट पॉपुलेशन से लिया, एक सैंपल सेकंड पॉपुलेशन से लिया। तो इसको हम इस तरह से नोट कर लेते हैं, लेट xi फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन μ1 एंड वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर फॉर एवरी i 1 to अप टू m। तो सपोज़ जो पहला सैंपल है, पहले सैंपल को हमने x से रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, m ऑब्जर्वेशंस हैं, और इस हर ऑब्जर्वेशन का मीन अलग अलग है, वेरिएंस अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मीन हमारा अननोन होगा और सिग्मा 1 स्क्वायर हमारा क्या होगा, अननोन होगा। इसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अजम्पशन अपना हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर रहे हैं। एंड जो सेकेंड सैंपल है उसे हम yj से डिनोट कर लेते हैं। तो yj फॉलोज नॉर्मल विथ मीन μ2 एंड वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर फॉर एवरी j 1 to अप टू n। अब सपोज जो सेकेंड सैंपल हमने लिया है, इस सेकेंड सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, n ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इस सैंपल के बेसिस पे हमने क्या करना है, अपने f स्टैटिस्टिक को डिफाइन करना है। तो अब बात करते हैं स्नैडिकर्स f स्टैटिस्टिक की। तो स्नैडिकर्स f स्टैटिस्टिक को डिफाइन किया जाता है, f इज इक्वल टू काई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई काई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई n। तो स्नैडिकर्स f को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यानी क्या किया, काई स्क्वायर वेरिएट्स थे हमारे पास, दो इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट हमने लिए, उनका रेशियो लिया और उन काई स्क्वायर वेरिएट्स को उनकी रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दिया। तो जो रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बेसिकली एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड होता है, ये हमने डेराइव किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए
कैसे हम f को अपने सैंपल के लिए डिफ़ाइन करेंगे। तो जब काई स्क्वायर की बात हो रही है तो हम काई स्क्वायर को डिफ़ाइन करते हैं। काई स्क्वायर इज़ डिफाइंड एज सपोज काई स्क्वायर विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इट इज़ डिफाइंड एज n-1 इंटू कैपिटल S स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर, वेयर कैपिटल S स्क्वायर इज़ डिफाइंड एज 1/n-1 समेसन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी हमारी कैपिटल S स्क्वायर है। तो कैपिटल S स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, ये रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो काई स्क्वायर विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब देखिए जो पहला सैंपल है वो है हमारे पास xi। तो इस xi पे बेस्ड हमने s x स्क्वायर डिफाइन किया। तो जो s x स्क्वायर होगा ये क्वांटिटी होगी 1/m-1 समेसन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, s y स्क्वायर डिफाइन कर सकते हैं। तो s y स्क्वायर होगा 1/n-1 समेसन yj माइनस y बार whole square, where y bar and x bar are mean of second sample and first sample respectively। तो ये सैम्पल वेरिएंस हमने डिफाइन कर लिया। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये काई स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए काई स्क्वायर m-1, तो जब हम काई स्क्वायर m-1 को डिफाइन करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा m-1 इंटू sx स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर। हमें पता है ना m-1 इंटू sx स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, काई स्क्वायर होगा विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m-1। अब ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m-1 क्यों आई, यहाँ पे देखिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये समेसन क्या है 1 to m है। तो यहाँ पे m अननोन्स हमारे पास हैं, लेकिन इसके साथ एक लीनियर रेस्ट्रिक्शन भी है, जो x बार है वो लीनियर रेस्ट्रिक्शन है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम m-1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो काई स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो m-1 है। सिमिलरली काई स्क्वायर n-1 हम डिफाइन कर सकते हैं, ये वैल्यू होगी n-1 इंटू sy स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर। तो हमने काई स्क्वायर m-1 डिफाइन कर लिया, काई स्क्वायर n-1 डिफाइन कर लिया। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, f स्टैटिस्टिक को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके बेसिस पे हम अपनी f स्टैटिस्टिक को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो f होगा, हमारे पास एक काई स्क्वायर वेरिएट है m-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ, और दूसरा काई स्क्वायर वेरिएट है n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ। तो जो f होगा ये हो जाएगा काई स्क्वायर m-1 डिवाइडेड बाई m-1 होल डिवाइडेड बाई काई स्क्वायर n-1 डिवाइडेड बाई n-1। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा f डिस्ट्रीब्यूशन विद m-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे m-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और n-1 हमारी डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो जब हम काई स्क्वायर m-1 और काई स्क्वायर n-1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्वांटिटी कितनी आएगी। तो ये क्वांटिटी आ जाएगी f इक्वल टू काई स्क्वायर m-1 दैट इज m-1 इंटू sx स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n-1 sy स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर। इसके साथ ये 1/m-1 भी रहेगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 1/n-1 भी मल्टीप्लाई में रहेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये m-1 n-1 सिग्मा स्क्वायर ये क्वांटिटीज हमारी कैलकुलेट हो जाएंगी। तो जो फाइनली हमें f यहाँ पे मिलेगा वो होगा sx स्क्वायर डिवाइडेड बाई sy स्क्वायर, वेयर sx स्क्वायर इज सैम्पल वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सैम्पल एंड sy स्क्वायर इज सैम्पल वेरिएंस ऑफ सेकेंड सैम्पल। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा f
डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m-1, n-1। तो इस तरह से हमने अपनी एफ स्टैटिस्टिक डिफाइन कर ली है। तो इसी एफ स्टैटिस्टिक को हम अपनी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस स्टैटिस्टिक को कैसे हम यूज करेंगे, हमने क्या करना है, फर्स्ट सैंपल का सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करना है और सेकंड सैंपल का सैंपल वेरिएंस का कैलकुलेट करना है। दोनों का रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें एफ़ कैलकुलेटेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो एफ़ का मीन होता है, जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ़ कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू होती है n2 डिवाइडेड बाई n2 - 2। तो यहाँ पे कंडीशन होगी n2 मस्ट बी ग्रेटर देन 2, तो तभी हमारा f का मीन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो हम देख रहे हैं जो f की मीन वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं जब भी हम f को कैलकुलेट करते हैं तो f की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो अब देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो न्यूमरेटर वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया तो ये न्यूमरेटर वेरिएंस डिनोमिनेटर वेरिएंस से कम आ सकता है। तो उस केस में f की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 होगी। तो वो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशंस में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि जो क्रिटिकल वैल्यूज़ f की क्रिटिकल वैल्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो f की क्रिटिकल वैल्यूज़ जो टेबल है, टेबल में क्या होती हैं, इस मीन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन 1 से शुरू होती हैं। तो हमें जब f की कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हमें 1 के लिए क्रिटिकल वैल्यू निकालना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे f को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि f की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं, f इक्वल टू sx² डिवाइडेड बाई sy² इफ़ एंड ओनली इफ़ sx² इज़ ग्रेटर देन s²। यानी क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर वेरिएंस हमेशा डिनोमिनेटर वेरिएंस से बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे sx² s² sy² से कम है तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो को रिवर्स कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेंगे। तो उस केस में f की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी टेस्टिंग प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अब देखिए मैंने ये कंडीशन यहाँ पे बताई कि जब आप f कैलकुलेट करोगे तो f क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम f इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हमने डिस्कस किया भाई f क्या होगा, f इक्वल टू sx² डिवाइडेड बाई sy² और f इक्वल टू sy² डिवाइडेड बाई sx²। ये कंडीशन होगी, कब होगी, व्हेन sx² इज़ ग्रेटर देन sy², और ये कंडीशन होगी sx² इज़ लेस देन sy²। तो हमने f कैलकुलेट कर लिया, इस क्वांटिटी को हम f कैलकुलेटेड कहेंगे। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखोगे, जब आप सैंपल, आपको 2 सैंपल गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन 2 सैंपल्स का जो पॉपुलेशंस हैं उन पॉपुलेशंस का पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल है या अनइक्वल है, ये आप टेस्ट करिए। तो वहाँ पे आप फर्स्ट सैंपल का सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। अब सैंपल स्मॉल है तो हम n की जगह पे n-1 से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस को डिवाइड करेंगे। यानी हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, x² हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/m-1 समेसन xi माइनस x² कैलकुलेट करेंगे, और sy² अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो 1/n-1 समेसन yj माइनस y² कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेशंस करेंगे ये भी आप समझ लीजिए। xi गिवन होगा हमें, yi गिवन होगा। तो हमने क्या कर लिया, इस कॉलम की हेल्प से x बार कैलकुलेट कर लिया, इस कॉलम की हेल्प से y बार कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद xi माइनस x² कैलकुलेट किया और यहाँ पे yi माइनस y² कैलकुलेट कर लिया। तो इस कॉलम की हेल्प से हमें समेसन xi माइनस x² मिलेगा और इस कॉलम की हेल्प से हमें समेसन yi माइनस y² मिल जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें sx² और sy² मिल जाएगा। फिर हम देखेंगे sx² और sy² में कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, तो उस क्वांटिटी को हम इस f के न्यूमरेटर में लेंगे। तो बेसिकली जो f हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो ये f क्या है, f है वेरिएंस रेशियो।
तो कभी कभी हम f को वेरिएंस रेशियो भी कहते हैं या इस टेस्ट को वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहा जाता है। तो f इज़ बेसिकली वेरिएंस रेशियो। तो अब देखिए डिसीजन की बात करते हैं, तो कैसे हम यहाँ पे डिसीजन बनाएंगे। तो देखिए हमें पता है जो f डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये हमारी f की वैल्यूज़ हैं और ये इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ होंगी। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, यानी जो f की रेंज होगी वो 0 to इन्फिनिटी होगी। तो देखिए कैसे हम डिसीजन बनाएंगे। तो डिसीजन बनाने के लिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं वी रिजेक्ट H0 एट α% लेवल इफ़। पहला केस देखिए मैंने डिस्कस किया था, हमारे पास कितने टेस्ट हैं, 3 तरह के टेस्ट हैं। टू टेल टेस्ट है, राइट टेल टेस्ट है और लेफ़्ट टेल टेस्ट है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम अपना टू टेल टेस्ट को कंसिडर करते हैं। इफ़ f calculated is less than f1 minus alpha by 2 m minus 1 comma n minus 1 or f calculated is greater than f alpha by 2 m minus 1 comma n minus 1। ये कब होगा? ये तब होगा जब नल हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी, टू टेल्ड होगी। तो जब नल हाइपोथेसिस टू टेल्ड है तो हमें 2 क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे चाहिए होंगी। एक क्रिटिकल वैल्यू हमारी लेफ़्ट टेल्ड होगी, एक क्रिटिकल वैल्यू हमारी राइट टेल्ड होगी। तो जो लेफ़्ट टेल्ड है वो सपोज़ यहाँ कहीं होगी, तो ये वैल्यू होगी हमारी f1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 और ये जो वैल्यू होगी ये होगी f अल्फ़ा बाई 2 एट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m माइनस 1 कोमा n माइनस 1। तो देखिए हमने क्या करना है, अपनी टेबल से 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है। एक क्रिटिकल वैल्यू हमारी लेफ़्ट टेल्ड है, एक क्रिटिकल वैल्यू राइट टेल्ड है। अब हमें ये भी पता है इसके लेफ़्ट में और इसके राइट में ये हमारा क्या होगा, क्रिटिकल रीजन होगा और बाकी जो बचा एरिया वो पूरा हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेंस रीजन होगा। तो अब ये वैल्यूज़ क्या होती हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिसीजन अपना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो सेकंड कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन हमारी राइट टेल्ड के लिए होगी। तो इसमें हम कहेंगे f कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन f अल्फ़ा एट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m माइनस 1 कॉमा n माइनस 1 व्हेन h1 सच दैट सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास राइट टेल टेस्ट है तो उस केस में हमें राइट क्रिटिकल वैल्यू चाहिए होगी। तो राइट क्रिटिकल वैल्यू होगी f अल्फ़ा m माइनस 1 कॉमा n माइनस 1, यानी यहाँ कहीं राइट क्रिटिकल वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू ये है। इसी तरह से थर्ड कंडीशन f कैलकुलेटेड इज़ लेस देन f 1 माइनस अल्फ़ा m माइनस 1 कॉमा n माइनस 1 व्हेन h1 सच दैट सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर। यानी जब लेफ़्ट टेल टेस्ट होगा तो उस केस में हमें लेफ़्ट क्रिटिकल वैल्यू चाहिए होगी। तो लेफ़्ट क्रिटिकल वैल्यू हमारी 0 से इन्फिनिटी के जो हमारी रेंज है उसमें लेफ़्ट में कहीं होगी, यानी 0 के पास होगी। तो ये वैल्यू हमारी लेफ़्ट क्रिटिकल वैल्यू है। तो इस तरह से हम अपने डिसीजन को यहाँ पे बना सकते हैं। हम कहेंगे अदरवाइज़, यानी अगर ये कंडीशंस फॉलो नहीं होती हैं देन वी एक्सेप्ट H0। अगर ऐसी कंडीशंस फॉलो नहीं होती हैं तो हम करेंगे अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट। तो इस तरह से हमारा डिसीजन बनेगा। तो अब बात करते हैं क्रिटिकल वैल्यूज़ की। तो यहाँ पे जब टू टेल टेस्ट होगा तो हम कह रहे हैं हमने क्या करना है,
दो क्रिटिकल वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है जो क्रिटिकल वैल्यूज़ की टेबल है एफ़ की, उसमें हमें सिर्फ राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यूज़ गिवन होती हैं, लेफ़्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करना होता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम प्रॉपर्टी ऑफ एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब हमने एफ़ को डिफ़ाइन किया तो एफ हमारा डिफाइन था काई स्क्वायर विथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर m विथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय m फॉलोज एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद n कॉमा m डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। n यहाँ पे न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, m यहाँ पे डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो इस f का जब डिस्ट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं तो ये स्नेडिकर्स f डिस्ट्रीब्यूशन आता है जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n होंगी कॉमा m होंगी। इसी तरह से हम जब 1/f यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो 1/f क्या होगा, 1/f हो जाएगा काई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय m होल डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर n डिवाइडेड बाय n, यानी इस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल। इस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी, और हमें पता है ये क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना है, f विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m कॉमा n। यानी सिंपली क्या हो गया, जब f हमारा f का डिस्ट्रीब्यूशन n कॉमा m है तो इसके रेसिप्रोकल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, m कॉमा n होता है। तो ये इस तरह का रिलेशन आ गया, f m कॉमा n इंटू f n कॉमा m इज इक्वल टू 1। तो इस रिलेशन का यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी लेफ़्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर सपोज एफ एम कॉमा एन मेरा राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू है तो एन कॉमा एम क्या हो जाएगा, लेफ़्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू होगी, क्योंकि वो एफ़ का रेसिप्रोकल होगा ना, 1/f 0 के क्लोज होगा। एफ़ अगर हम बात करें, एफ़ हमारा क्या है 2 है, तो उस केस में 1/f क्या होगा 0.5 होगा, यानी f हमारा इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा और 1/f हमारा 0 की ओर टेंड करेगा। तो अगर मैं कह लूँ भाई f मेरा क्या है, राइट टेल्ड वैल्यू है, तो 1/f क्या हो जाएगा, लेफ़्ट टेल्ड वैल्यू होगी। और हम इस लेफ़्ट टेल्ड वैल्यू को इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ से अगर मैंने कहा भाई f m कॉमा n मेरी राइट टेल्ड वैल्यू है, तो इस केस में जो लेफ़्ट टेल्ड वैल्यू होगी, लेफ़्ट टेल्ड वैल्यू होगी, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसको मैंने f n कॉमा m कहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/f m कॉमा n। यानी मैंने क्या किया, सिंपली इस f का डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरचेंज कर दिया और जो क्वांटिटी आई उसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो मुझे लेफ़्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं ये समझते हैं। तो अब देखिए f अल्फ़ा m कॉमा n कॉमा m-1 कॉमा n-1 हम क्या करेंगे, टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें m-1 यानी ये न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, इसे हम न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे और इस क्वांटिटी को हम डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। तो हमने क्या करना है, हमें टेबल गिवन होगी f की, तो f की टेबल में आप देखेंगे न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है और डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। तो इन दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और अल्फ़ा हमारा 5% है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू होगी। अब जब हमें f1 माइनस अल्फ़ा यानी लेफ़्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू चाहिए होगी, f1 माइनस अल्फ़ा m-1 कॉमा n-1 ये वैल्यू चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/f अल्फ़ा n-1
m-1, यानी मैंने क्या किया, इस वैल्यू का डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे n-1 न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, m-1 डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, तो ये वैल्यू मुझे टेबल में मिल जाएगी। तो 1 ये टेबल वैल्यू करूँगा तो मुझे लेफ़्ट क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलरली मैं α/2 के लिए करूँगा, यहाँ पे α/2 ले लूँगा, तो ये α/2 का मतलब है यहाँ पे 5% ही होगा। टेल क्या होगी हमारी, 2 टेल, टेस्ट क्या होगा हमारा, 2 टेल टेस्ट होगा, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहनी है, 5% ही रहनी है। तो इस तरह से हम अपनी लेफ़्ट टेल्ड वैल्यू को राइट टेल्ड वैल्यू की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे हम टेबल से वैल्यूज़ निकालते हैं, तो ये आप देखिए, टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये टेबल है एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। तो इसमें आप देख रहे हैं जो टॉप मोस्ट रो है वो हमारी न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करेगी, और जो फर्स्ट कॉलम है वो हमारा डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप सपोज़ करिए कि हमारे पास जो न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर हम f(n1, n2) की बात करें और अल्फ़ा अगर हमारे पास 5% है, तो n1 की बात हमने की, n1 सपोज हमारा 12 है और n2 सपोज हमारा 6 है। तो हम देखेंगे टेबल में जो टॉप मोस्ट रो है उसमें 12 वाला कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे और 6th वाली रो हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और जिसमें 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो आप जब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखोगे तो उस पॉइंट पे जो वैल्यू गिवन है वो है 4.00। तो ये वैल्यू f की हुई 12,6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। कितनी वैल्यू हुई, 4.00। तो इस तरह से हम अपनी राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें लेफ़्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू चाहिए थी, ये वैल्यू तो थी हमारी f 12,6 एट 5%। इसी तरह से अगर हमें चाहिए f(1 अल्फ़ा 12,6), तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई f अल्फ़ा 6,12। यानी हमने क्या किया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इंटरचेंज कर दिया। तो इस केस में जो f अल्फ़ा 6,12 होगा वो कितना होगा, न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम अब हमारी 6 हो जाएगी और डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 12 हो जाएगी। तो हम 6th वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और 12th वाली रो को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो इसका जो इंटरसेक्शन वैल्यू होगा वो इंटरसेक्शन वैल्यू आई 3.00। तो ये f अल्फ़ा 6,12 हमारा 3.00 आ गया। तो यहाँ से f(1 अल्फ़ा 12,6) ये वैल्यू हमारी 1.3 दैट इज़ 0.33 आ जाएगी। तो ये हमारी लेफ़्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू हो गई और ये राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यूज़ हो गई। तो जब हम इसे अपने कर्व में नोट करेंगे तो यहाँ कहीं हमारा ये 4.00 होगा और यहाँ कहीं 0.33 होगा। तो मैंने बताया था लेफ़्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, 0 के पास कहीं होगी। तो ये पूरा रीजन, इतना जो बचा रीजन है ये हमारा क्रिटिकल रीजन होगा और जो 0.33 से लेके 4.00 तक का रीजन है ये हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेंस रीजन होगा। तो अब कैसे डिसीजन हमने बनाना है वो हम कंपैरिजन मेथड से डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, f कैलकुलेट हमने किया, अगर हमारा f कैलकुलेटेड एक्सेप्टेंस रीजन में जाएगा तो हम कहेंगे हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, और जब f कैलकुलेटेड क्रिटिकल रीजन, लेफ्ट क्रिटिकल रीजन या राइट क्रिटिकल रीजन में होगा तो उस केस में हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम f टेस्ट में अपना डिसीजन बनाते हैं। तो आई होप कि आपको क्रिटिकल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम अपनी लेफ़्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन में टोबैको की 2 सैंपल हमने ली हुई हैं। तो उन 2 सैंपल में जो निकोटिन कंटेंट है उस निकोटिन कंटेंट की वैल्यूज़ आपको गिवन है। तो एक सैंपल हमारा सैंपल ए है, दूसरा सैंपल बी है। तो इस केस में हमसे जो पूछा गया है वो प्रॉब्लम है
कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों सैंपल का, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, यानी दोनों सैंपल एक ही नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, जब नल हाइपोथेसिस की बात होगी तो हम कहेंगे द सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन सेम है तो दोनों पॉपुलेशंस का मीन और दोनों पॉपुलेशंस का वेरिएंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में जो नल हाइपोथेसिस बनेगी वो बनेगी μ1 इज इक्वल टू μ2 एंड σ1 स्क्वायर इज इक्वल टू σ2 स्क्वायर। देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जब सिर्फ वेरिएबिलिटी की इक्वलिटी की बात होगी, वेरिएंसेस की इक्वलिटी की बात होगी, तो वहाँ पे हम सिर्फ एफ टेस्ट यूज करेंगे। लेकिन जब हमसे कहा जाएगा कि दोनों पॉपुलेशन आइडेंटिकल है या नहीं है, तो पॉपुलेशन के दोनों पैरामीटर हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। पॉपुलेशन का पहला पैरामीटर मीन, दूसरा पैरामीटर वेरिएंस। तो जो नल हाइपोथेसिस बनेगी वो दोनों पैरामीटर्स के लिए बनेगी। तो यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस है वो है μ1 इक्वल टू μ2 एंड σ1 स्क्वायर इक्वल टू σ2 स्क्वायर। इसके अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो होगी μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2 एंड σ1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू σ2 स्क्वायर। तो जब हम इसको देखते हैं, जनरलाइज वे में देखेंगे, तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो दो सैंपल हमने लिए हैं वो दोनों सैंपल क्या हैं, आइडेंटिकल पॉपुलेशन से हैं या नहीं है, ये हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए अब देखिए, जब मीन की टेस्टिंग होगी तो मीन की टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना होगा, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज करना होगा। लेकिन जब वेरिएंस की टेस्टिंग होगी तो उसके लिए हमें एफ टेस्ट यूज करना होगा। अब ये भी आप ध्यान दीजिए, जब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात कर रहे थे उसका लेक्चर वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस लिंक से हमारे उस लेक्चर वीडियो को देख सकते हैं। तो जब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था तो जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की जो बेसिक अजम्पशन हमने अज्यूम किया हुआ था, जो अजम्पशन था वो ये था कि जो दोनों पॉपुलेशन वेरिएंसेस हैं वो अननोन हैं और इक्वल हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हमें वेरिएंस की बात हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, एफ टेस्ट की हेल्प से वेरिएंसेस को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। तो जो पहला स्टेप होगा इस प्रॉब्लम का, पहला स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, इस हाइपोथेसिस को पहले टेस्ट करेंगे। तो इस हाइपोथेसिस को हम किससे टेस्ट करेंगे, एफ टेस्ट की हेल्प से टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा हमारा वेरिएंस इक्वल है या अनइक्वल है। अगर वेरिएंस इक्वल होगा तो हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की ओर जाएंगे, वेरिएंस अनइक्वल होंगे तो फिर हम फिशर बेहरेन प्रॉब्लम की हेल्प से इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। तो इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होगा, पहले हम इस हाइपोथेसिस को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एफ टेस्ट यूज करना होगा। तो एफ टेस्ट की जब बात हो रही है तो एफ यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस वाई स्क्वायर, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एफ एम एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन। तो ये f कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो दो सैंपल गिवन हैं उन दोनों सैंपल का सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए, मैंने डेटा यहाँ पे नोट किया है, x की वैल्यूज़ हमने नोट की हैं और y की वैल्यूज़ नोट की हैं। तो हमें एस एक्स स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और हमें ये भी पता है एस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एस एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 1/m-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, या इसका जो अल्टरनेट फार्मूला होता है वो अल्टरनेट फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये फार्मूला होता है 1/m-1 समेसन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार स्क्वायर। और इसी तरह से जब हम एस स्क्वायर की बात करेंगे तो एस वाई स्क्वायर हमारा 1/n-1 समेसन वाई जे माइनस वाई बार स्क्वायर, ये होगा। इसका जो अल्टरनेट फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगा 1/n-1 समेसन वाई जे स्क्वायर माइनस एन इंटू
वाई बार स्क्वायर। तो ये अल्टरनेट फार्मूला कैसे यहाँ पे हम लोड कर रहे हैं, इसका भी लेक्चर वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो हम मीन वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x का सम हम कैलकुलेट करेंगे, इस कॉलम का सम निकालेंगे और इस कॉलम का सम निकालेंगे। तो ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारी सम वैल्यूज़ आ गई। तो इस सम की हेल्प से हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो x बार होगा, x बार हो जाएगा 123 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 24.6। तो ये x बार आया। सिमिलरली हम y बार कैलकुलेट करेंगे तो y बार वैल्यू होगी 174 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 6। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 29। तो देखिए हमने x बार कैलकुलेट कर लिया 24.6 और y बार हमने कैलकुलेट कर लिया 29। तो अब हम ये x स्क्वायर और y स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो हमें sx स्क्वायर और sy स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए स्क्वायर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हमने सम ऑफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम एस एक्स स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एस एक्स स्क्वायर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 1/m-1। m इज़ 5, तो 5 - 1 4, तो 1/4 इंटू ब्रैकेट समेसन एक्स स्क्वायर। समेसन एक्स स्क्वायर इज़ 3047। तो ये 3047 माइनस m, सॉरी यहाँ पे ये m होगा, m इज़ 5 इंटू एक्स बार स्क्वायर। एक्स बार इज़ 24.6, तो 24.6 स्क्वायर। तो हम इसे कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ रही है 5.30। तो देखिए एस एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली हम एस वाई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो एस वाई स्क्वायर देखिए 1/n-1, n हमारा 6 है, तो ये 6 - 1 दैट इज़ 5 ब्रैकेट समेसन वाई जे स्क्वायर। समेसन वाई जे स्क्वायर ये होगा 5154 माइनस n इज़ 6 इंटू वाई बार स्क्वायर इज़ वाई बार इज़ 29, तो ये हमारा 29 स्क्वायर होगा। तो इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। तो ये वैल्यू आई 21.6। तो इस तरह से हमने एस एक्स स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अब अपना एफ़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एफ़ कैलकुलेट कितना होगा। तो अब देखिए हम एफ़ कैलकुलेट करते हैं। तो एफ़ कैलकुलेटेड का जो हमने रूल डिस्कस किया था वो ये था एस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस वाई स्क्वायर अंडर द कंडीशन एस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन एस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जब हम न्यूमरेटर वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो ये लेस देन डिनोमिनेटर वेरिएंस है। तो हमें क्या करना होगा, रेसिप्रोकल लेना होगा यहाँ पे। तो जो एक्चुअल एफ़ कैलकुलेट होगा वो क्वांटिटी होगी एस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस एक्स स्क्वायर, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा एफ n-1, m-1। तो न्यूमरेटर में हमें क्या करना होगा, अब सेकंड सैंपल का सैंपल वेरिएंस लेना होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड सैंपल का सैंपल वेरिएंस क्या है, फर्स्ट सैंपल के सैंपल वेरिएंस से ज़्यादा है।
तो हमें क्या चाहिए, एफ़ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो इसलिए हमने ये कैलकुलेशन इस तरह से नोट कर ली। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये n-1, m-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे होगा। तो देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो sy² की वैल्यू है 21.6, इसे हम डिवाइड करेंगे sx² की वैल्यू से जो है 5.30। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू आएगी 4.075। तो ये आ गया हमारे पास f कैलकुलेटेड। तो अब हमने क्या करना है, अपना डिसीजन बनाना है। तो देखिए टेस्ट हमारा क्या था, टू टेल टेस्ट था। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो σ1² इज़ नॉट इक्वल टू σ2² है, टू टेल टेस्ट है। तो टू टेल टेस्ट में हमें दो वैल्यू चाहिए होंगी, एक राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू चाहिए होगी और दूसरी लेफ्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू चाहिए होगी। तो वो क्या वैल्यूज़ हैं वो देखते हैं। तो देखिए जो राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू होगी वो होगी f α/2 n-1, m-1। तो ये हो जाएगा f 0.25, n-1 इज़ 5 एंड m-1 इज़ 4। तो हमने क्या करना है, f टेबल में 5% पे 5,4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू देखनी है कितनी होगी। तो देखिए स्क्रीन पे आप टेबल देख रहे हैं। तो इस टेबल में जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारी 5 है, तो 5th कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। और डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 4 है, तो ये हमने कॉलम सेलेक्ट किया, सॉरी रो सेलेक्ट की। तो 4th रो सेलेक्ट किया, 5th कॉलम सेलेक्ट किया। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है 6.26। तो ये क्रिटिकल वैल्यू, राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू आई यहाँ पे 6.26। सिमिलरली हमें लेफ्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू चाहिए होगी। तो लेफ्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू 1 α/2 n-1, m-1 पे हम देखेंगे। तो ये हो जाएगा, इसे हम कहेंगे, ये होगा 0.975 और n-1 दैट इज़ 5,4। तो अब ये वैल्यू तो हमें टेबल में नहीं गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, रिलेशन से इसको कैलकुलेट करना होगा। तो इसका जो रिलेशन है वो ये है f 0.25 4,5। तो ये रेसिप्रोकल हम निकालेंगे इस वैल्यू का। तो फिर से आप देखिए स्क्रीन पे न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 4 हो गई है, डिनोमिनेटर डिग्री हमारी 5 हो गई है। तो न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 4 है, तो 4th कॉलम हमने सेलेक्ट किया। और डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 5 है, तो 5th रो हमने सेलेक्ट की। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट वैल्यू आई वो आई 5.19। तो ये हुआ 1 डिवाइडेड बाई 5.19। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1926, या अप्रॉक्सीमेटली हम इसे कह सकते हैं 0.20। तो हमने क्या किया, लेफ़्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू और राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू निकाल ली। अब हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू पे आ जाते हैं। अब देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी इस रेंज में लाई करती है, मिनिमम वैल्यू 0.20, मैक्सिमम वैल्यू 6.26, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, इस रेंज में लाई कर रही है। तो इसका मतलब है हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस f calculated is greater than f 1 α/2 5,4 and less than f α/2 5,4, we accept H0। तो इस तरह से हमने अपना डिसीजन बना लिया। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। और नल हाइपोथेसिस क्या है, द टू वेरिएंसेस आर इक्वल। तो अब हमारे वेरिएंस इक्वल हैं, तो हमें ये पता चल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, कैसे हम एफ़ कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम अपनी लेफ़्ट टेल्ड और राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यूज़ टेबल की हेल्प से फाइंड करते हैं, और उसके बाद कैसे हम अपना डिसीजन यहाँ पे बनाएंगे। तो अब हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। तो इसके बाद हमें सेकंड हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है। सेकंड हाइपोथेसिस हमारी मीन के लिए है।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज करेंगे। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कैसे यूज होगा वो देखते हैं। हमने क्या किया है, देखिए मीन कैलकुलेट कर लिए और सैम्पल वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट टी का फॉर्मूला जो होगा उसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें टी कैलकुलेटेड मिल जाएगा। तो देखते हैं इसे। तो देखिए जो टी कैलकुलेटेड हमने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में डिस्कस किया था वो था एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एस पी स्क्वायर इंटू 1/m माइनस 1/n। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है टी एम प्लस एन माइनस 2। तो देखिए एक्स बार वाई बार तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें पूल्ड वेरिएंस कैलकुलेट करना है एस पी स्क्वायर। तो एस पी स्क्वायर हमें इन दो सैम्पल वेरिएंस की हेल्प से मिल जाएगा। तो जो पूल्ड वेरिएंस होता है यहाँ पे एस पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है m-1 इंटू एस एक्स स्क्वायर प्लस n-1 इंटू एस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस 2। तो एस पी स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैसे आया है, इसका लेक्चर वीडियो मैंने बताया आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए एस पी स्क्वायर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एस पी स्क्वायर कितना होगा, देखिए एस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 5.30 और m-1 है 4। तो ये होगा 4 इंटू 5.30 प्लस n-1 दैट इज़ 5 इंटू एस वाई स्क्वायर इज़ 21.6 डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस 2, m प्लस n इज़ 11 माइनस 2 दैट इज़ 9। तो इसे हम कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आई 14.35। तो ये आ गया एस पी स्क्वायर। तो अब इस वैल्यू को हम टी कैलकुलेटेड में पुट करेंगे तो हमें टी कैलकुलेटेड की वैल्यू मिलेगी। तो टी कैलकुलेटेड देखिए एक्स बार माइनस वाई बार, एक्स बार की वैल्यू है 24.6 माइनस वाई बार की वैल्यू है 29 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एस पी स्क्वायर इज़ 14.35 इंटू ब्रैकेट 1/m इज़ 1/5 माइनस 1/6। तो इसे भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आई। तो देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ा गलत दी है मैंने। ये 1/m प्लस 1/n होता है। तो ये 1/m प्लस 1/n यहाँ पे होगा। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -1.92। तो ये टी कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब देखिए हम डिसीजन हमने बनाना है। तो डिसीजन बनाने के लिए हमारे पास टेस्ट क्या है, 2 टेल टेस्ट है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होंगे, क्रिटिकल वैल्यू चाहिए होगी राइट टेल्ड और लेफ़्ट टेल्ड। लेकिन हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम एक वैल्यू अपनी टेबल से कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, टी α/2 m प्लस n माइनस 2। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टी कैलकुलेटेड का, इस केस में m प्लस n माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगी टी 0.25 m प्लस n माइनस 2, ये वैल्यू है 9। तो हमने क्या करना है, टी की टेबल में 0.25 और 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे अपनी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आपको टेबल स्क्रीन पे दिख रही है। तो ये टेबल टी की टेबल है। तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जब हम वैल्यू देखेंगे 0.25 पे, तो उस केस में वैल्यू है 2.26। तो जो टेबल वैल्यू आई वो आई 2.26। तो टेबल वैल्यू यहाँ पे 2.26 हमारी कैलकुलेट हो गई। तो अब हमें डिसीजन बनाना है।
तो डिसीजन क्या हो गया, देखिए हमने देखना है टी कैलकुलेटेड की वैल्यू टी टेबुलेटेड से बड़ी है या छोटी है। तो हम देख रहे हैं टी कैलकुलेटेड मॉड ऑफ टी कैलकुलेटेड इज़ लेस देन टी टेबुलेटेड। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए सिंस mod of t is less than t tabulated, therefore we accept H0। तो इस केस में हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। तो अब हम देख रहे हैं जो पूरी नल हाइपोथेसिस है हमने बाई पार्ट्स में इसे चेक किया, तो बाई पार्ट्स में ये एक्सेप्ट हो गई है। तो पूरी नल हाइपोथेसिस हम कह सकते हैं हमारी क्या है, एक्सेप्टेड है। तो इसका मतलब है जो सैंपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ सेम मीन एंड सेम वेरिएंस। तो इस तरह से हम f की हेल्प से और t की हेल्प से अपने पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो पॉपुलेशन हमारी आइडेंटिकल है या नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम नई वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम अपलोड करें। तो आप बने रहेंगे मौलिक क्लासेस के साथ। थैंक यू।